हेलो बच्चों, कैसे हैं भैया आप लोग? मस्त हैं। चलिए देखो बेटा, आप लोगों का द स्टार क्लासेस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। पहले बेटा, अगर आप सब्सक्राइब न किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट ज़रूर करें। आज हम आपको न्यूटन कि गति के नियम के बारे में बताने जा रहे हैं बेटा, कि न्यूटन के गति का नियम क्या है। इसके पहले भी गति आप पढ़ते हैं, उसके लिए कोई शर्त या नियम लागू नहीं होता है, लेकिन न्यूटन साहब ने जब गति का नियम दिया तो कुछ शर्तों के साथ दिया। सबसे पहले आप लोग एक साइंटिस्ट गैलीलियो का नाम आप लोगों ने सुना होगा। कितने लोग गैलीलियो का नाम सुने हैं? कोई नहीं? तब क्या सुने भैया तू लोग हैं? गैलीलियो का नाम ही नहीं सुने आप लोग? वाह भाई वाह। देखें, गैलीलियो ही एक ऐसे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने जड़त्व का नियम दिया। भी अगर हम लोग बात करें गैलीलियो साहब की, इन्होंने ही जड़त्व का नियम दिया, जिसको हम लोग इनर्शिया कहते हैं। गैलीलियो साहब का क्या कहना था बेटा? इन्होंने कहा कि अगर कोई वस्तु विराम में है तो विराम में रहेगी, कोई वस्तु गति में है तो गति में रहेगी। कब तक रहेगी ये उन्होंने बताया, हमेशा रहेगी। बस गैलीलियो साहब ने इतना ही कहा कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम में रहेगी, गति की अवस्था में है तो गति में रहेगी। बाद में इसी नियम को न्यूटन साहब ने कुछ परिवर्तित किया। तो सबसे पहले बेटा जड़त्व जान लेते हैं। जड़त्व क्या है? देखें, अगर आप जड़त्व की बात करते हैं, जिसको हम लोग इनर्शिया बोलते हैं, किसी भी वस्तु का वह आंतरिक गुण जो वस्तु की स्थिति परिवर्तन का विरोध करता है, उसे जड़त्व कहते हैं। किसी भी वस्तु का वह आंतरिक गुण जो वस्तु की स्थिति परिवर्तन का विरोध करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? जड़त्व बोलते हैं। और जड़त्व के कारण ही अगर कोई वस्तु गति में है तो गति में रहेगी, और अगर विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहेगी। इसी जड़त्व के नियम को जब न्यूटन साहब ने थोड़ा सा परिवर्तित किया तो लोग कहते हैं कि न्यूटन के जड़त्व का नियम, तब वो नियम न्यूटन साहब का हो गया। लेकिन यह पहले कहने वाले वैज्ञानिक कौन थे? गैलीलियो थे। तो ये आप देखें, जड़त्व किसे कहते हैं बेटा? किसी पदार्थ का किसी वस्तु का वह आंतरिक गुण जो वस्तु की स्थिति परिवर्तन का विरोध करता है, उसे जड़त्व कहते हैं। अब देखें, न्यूटन का जो नियम है, हम लोग सीधे उस पर चलते हैं, क्योंकि बात बेटा हमको उन्हीं की पढ़नी है। तो आप सीधे यहाँ आ जाइए। देखें आप, न्यूटन साहब ने 3 नियम दिए थे। न्यूटन साहब का पहला नियम क्या था बेटा? आप कह सकते हैं जड़त्व का नियम। दूसरा इनका नियम क्या था बेटा? संवेग का नियम। और तीसरा था बेटा, आप कह सकते हैं दिशा का नियम। दिशा का नियम। इन्होंने 3 नियम दिया। जड़त्व का नियम इनका क्या था?
कि किसी भी वस्तु के जड़त्व की स्थिति को परिवर्तित करने के लिए उस पर बल की आवश्यकता होती है। अगर कोई वस्तु विराम में है बेटा, तो अगर विराम को तोड़ना है तो बल लगाना पड़ेगा। अगर कोई वस्तु गति में है, गति को तोड़ना है मतलब रोकना है, तब भी बल लगाना पड़ेगा। और अगर किसी वस्तु की दिशा में परिवर्तन करना है, साइकिल आप चलाते हो, अगर साइकिल को किसी तरफ मोड़ना है, बाइक को किसी तरफ मोड़ना है, कार को मोड़ना है, कोई भी चीज़ है, अगर उसकी दिशा को आप बदलने जाएंगे तो आपको बल की ज़रूरत पड़ेगी। इसी के आधार पर जड़त्व के नियम में न्यूटन साहब ने 3 नियम बताए। एक को हम लोग कहते हैं, ये होता है बेटा विराम का जड़त्व, एक होता है गति का जड़त्व और एक होता है दिशा का जड़त्व। देखिए, विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व और दिशा का जड़त्व। अब विराम का जड़त्व क्या होता है बेटा? इनका ये कहना था कि जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो वस्तु अपनी विराम अवस्था का विरोध करती है। मतलब विराम में है तो विराम में ही रहना चाहती है, तो इसको हम लोग विराम का जड़त्व कहते हैं। यदि कोई वस्तु गति में है और गति को रोकने के लिए जब हम बल आरोपित करते हैं तो उसको गति का जड़त्व कहते हैं। और दिशा का जड़त्व क्या होता है बेटा? जब दिशा को बदलना होता है तो भी बल लगाएंगे आप। तो दिशा परिवर्तन का विरोध करने वाला जो गुण होता है वो दिशा का जड़त्व होता है। तो भैया पहले आप कहेंगे जड़त्व का नियम, या इसी को हम लोग न्यूटन साहब का प्रथम नियम कहते हैं बेटा। आप यहाँ ये भी नीचे लिख सकते हैं, ये है प्रथम नियम। तो न्यूटन का प्रथम नियम क्या, अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलेंगे ये जड़त्व का नियम है। किसी भी वस्तु की स्थिति परिवर्तन के लिए उस पर बल आवश्यक है। बस यही। अगर विराम है, विराम की स्थिति बदलना है तो उसको हम लोग विराम का जड़त्व कहते हैं। गति में है, गति की स्थिति बदलना है तो उसको गति का जड़त्व कहते हैं। और अगर दिशा में परिवर्तन करना है तो उसे दिशा का जड़त्व कहते हैं। न्यूटन साहब के प्रथम नियम में इन्होंने यह स्पष्ट किया, या प्रथम नियम से यह स्पष्ट होता है कि वस्तु पर बल कार्य कर रहा है कि नहीं। इससे आप ये कह सकते हैं कि वस्तु पर बल उपस्थित है या नहीं। मतलब इससे हम लोग के लिए पता लगा सकते हैं कि वस्तु पर बल लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो पहला नियम तो बेटा इनका यही था कि किसी भी वस्तु पर बल कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये बताता है जड़त्व का नियम। दूसरा नियम जो है, जिसको आप न्यूटन का द्वितीय नियम कहते हैं, ये द्वितीय नियम है इनका। दूसरे नियम में इन्होंने क्या बताया बेटा? देखिए, दूसरे नियम में इन्होंने बताया था, अब तक हम लोग पढ़ते आए हैं कि इतना त्वरण कार्य करता है तो वेग बदल जाता है, वस्तु सारी कंडीशन। इन्होंने कहा कि जब कोई वस्तु गति की अवस्था में आती है तो वस्तु के संवेग में परिवर्तन होता है। तो सबसे पहले तो आप जान लें संवेग क्या होता है। आप लोग 9th में, कक्षा 9 में भी पढ़े बेटा कि किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। संवेग बराबर क्या होता है बेटा? द्रव्यमान गुणे वेग।
या संवेग को हम लोग p से लिखते हैं, p बराबर mv होता है। तो किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम लोग बेटा संवेग बोलते हैं। अब न्यूटन साहब ने यही कहा कि जब कोई वस्तु गति करती है तो अपने द्रव्यमान को छोड़कर तो जाएगी नहीं, वो अपने द्रव्यमान को लेकर जाती है। तो वस्तु के वेग में परिवर्तन के साथ साथ आप कह सकते हैं वस्तु के संवेग में परिवर्तन होता है। तो इसीलिए संवेग का नियम इन्होंने कहा था। अब इसके अनुसार क्या है बेटा, न्यूटन साहब ने कहा कि जब कोई वस्तु गति में होती है तो वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। अब संवेग इनके हिसाब से क्या था, जो दूसरा नियम है, बल बराबर संवेग परिवर्तन की दर, संवेग परिवर्तन की दर। मतलब बल को अगर हम F से दिखाते हुए हम लोग, F बराबर क्या होता है, संवेग परिवर्तन की दर होता है dp अपान dt। पीछे भी आपने पढ़ा बेटा, वेग परिवर्तन की दर dv अपान dt, विस्थापन परिवर्तन की दर ds अपान dt। समय के सापेक्ष अगर किसी वस्तु में परिवर्तन होता है तो उसी को बेटा हम लोग संवेग उसको परिवर्तन की दर बोलते हैं। अब जैसे समय के साथ अगर यहाँ संवेग बदल रहा है तो इसको संवेग परिवर्तन की दर बोलेंगे। यही न्यूटन साहब का द्वितीय नियम है। अब इसको अगर हमको लिखना हो तो इसकी दो शर्त होती है बेटा, एक होता है नियत द्रव्यमान और एक होता है परिवर्ती द्रव्यमान। वैसे तो आप हमेशा जानते हैं कि द्रव्यमान को हम लोग नियत मानते हैं, लेकिन कभी कभी द्रव्यमान बदलता है बेटा। जैसे समझ लें आप, किसी ट्रक के अंदर बालू लदा है और ट्रक में होल है उसके बॉडी में, जैसे जैसे ट्रक चलता जाएगा बालू से नीचे गिरता जाएगा, तो ट्रक के अंदर जो बालू लदा है उसका द्रव्यमान घटता जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ द्रव्यमान बदल रहा है। या रॉकेट को जब हम लोग छोड़ते हैं बेटा तो वहाँ भी द्रव्यमान में परिवर्तन होता है। तो खैर जब रॉकेट पढ़ाया जाएगा तब उसकी बात की जाएगी। यहाँ जो भी हमको लिखना है नियत द्रव्यमान, नियत द्रव्यमान के लिए। अब नियत द्रव्यमान के लिए जब जाएंगे बेटा, देख लें, संवेग आपने लिखा है P बराबर mv। अगर इसका हम लोग समय के सापेक्ष अवकलन कर दें तो यहाँ लिखते हैं बेटा, अब यही है, इसको समीकरण 1 लिख लीजिएगा। समीकरण 1 का समय के सापेक्ष अवकलन करने पर, देखिए द्रव्यमान का समय के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब देखो तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं, अवकलन जब करेंगे तो क्या होगा, d बाई डी टी ऑफ P इजकल टू d बाई डी टी ऑफ mv। अब आपने कहा बेटा द्रव्यमान नियत है, तो जो चीज़ नियत होती है उसको अवकलन के बाहर लिख देते हैं। तो आपको ये क्या मिलेगा, dp अपान डी टी इजकल टू m dv अपान dt। अब यहाँ देख लें, dp अपान dt को अभी आपने कहा कि ये बल होता है। अभी बल हो गया बेटा m। वेग परिवर्तन की दर को आप क्या कहते हैं, त्वरण। ये त्वरण हो गया, यही बल का परिमाण है बेटा। इसका मतलब क्या है, किसी वस्तु पर कार्य करने वाले बल का परिमाण जो होता है वस्तु के द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है
और वस्तु के त्वरण के अनुक्रमानुपाती होता है, ये भी बोला जाता है। आप न्यूटन साहब का नियम पढ़ेंगे तो उसमें कहीं कहीं कुछ किताबों में लिखा गया बेटा कि किसी वस्तु पर कार्य करने वाले बल का परिमाण वस्तु के द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती और वस्तु में उत्पन्न त्वरण के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यह बराबर यही यम में होता है, नियत द्रव्यमान की कंडीशन में, जब द्रव्यमान नियत रहेगा तब। तो भैया यही न्यूटन साहब का दूसरा नियम बेटा, यह बराबर यम में, ये तो मान लीजिए हम लोग लिखते ही हैं। तो दूसरा नियम इनका यही था। अब तीसरे नियम की बात करेंगे। देखिए ये तृतीय नियम है, या तीसरा नियम कह सकते हैं। देखिए इस तीसरे नियम में न्यूटन साहब ने क्या कहा बेटा, इनका कहना था बल सदिश राशि आप जानते हैं, अभी हम इसको आगे लिखते हैं, तो उसकी कोई न कोई दिशा होगी। ये दिशा बताता है कि बल किस दिशा में लग रहा है। उसी पर इन्होंने एक नियम दिया जिसको हम लोग कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। बेटा देखो हम यहाँ ऊपर लिख दे रहे हैं, ये जो नियम था आप यहाँ लिख सकते हैं क्रिया प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम इसको बोलते हैं बेटा, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन भी बोलते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अब इसके अनुसार क्या था कि अगर हम किसी वस्तु पर क्रिया करते हैं तो वस्तु भी उसी के बराबर हम पर प्रतिक्रिया करती है। जैसे आप दीवार को धक्का देते हो बेटा, तो दीवार भी हमको धक्का देती है। अब कभी आपका बल दीवार की बल से ज़्यादा हो गया, भाई दीवार को धक्का देने की एक लिमिट है ना, उस सीमा से ज़्यादा आपका बल हो गया तो दीवार गिर जाएगी या दीवार अपने स्थान से विस्थापित हो जाएगी। और कभी भी आप अपना बल उससे ज़्यादा नहीं लगा पाए तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। आप दीवार की बात छोड़ें, आप किसी व्यक्ति को धक्का दे रहे हो बेटा, तो व्यक्ति भी आपको धक्का दे रहा है, लेकिन जब आपके धक्का का बल उस वस्तु द्वारा व्यक्ति द्वारा दिए गए धक्के से ज़्यादा हो जाए तो व्यक्ति आगे बढ़ जाएगा। लेकिन अगर वो भी पहलवान है, कहो, तो जब पहलवान है तो फिर पता चलेगा धक्का देते देते आप खुद पीछे जाने लगेंगे। तो यही इन्होंने बताया था कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम प्रत्येक वस्तु अपने ऊपर आरोपित क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है। अब उनमें जब अंतर आता है तब वस्तु गति करती है, अदरवाइज नहीं करेगी। जैसे बहुत भारी वस्तु है, उस पर आप बल लगा रहे हो, अकेले धक्का दे रहे हो, हैं, एकदम लगे हुए हो, कुछ नहीं होगा। आप देखते कभी आप अनुभव करिएगा, बल लगाते लगाते आगे की बजाय लोग ऐसे पीछे खिसकने लगते हैं। और अगर वस्तु हल्की है तो आप उसको धकियाते हुए आगे चले जाएंगे। तो भैया ये तीसरा नियम जो है दिशा का नियम है बेटा, या इसको क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। तो इसमें तो बहुत कुछ नहीं है, बस इतना जान लीजिए कि बल किस दिशा में लग रहा है। तो न्यूटन साहब का प्रथम नियम बताता है कि वस्तु पर बल है या नहीं है। दूसरा बताता है कि बल का परिमाण कितना है, ये परिमाण बताता है बेटा। और तीसरा बताता है कि बल की दिशा कहाँ है। यही तीन नियम इन्होंने दिया था। एक में इन्होंने बताया कि किसी वस्तु पर बल कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एक में इन्होंने बताया कि बल का परिमाण कितना होता है। और एक में इन्होंने बताया बेटा कि बल की दिशा किधर होती है। तो ये न्यूटन साहब के यही तीन नियम हैं। अब हमको मुख्य रूप से इसी बल वाले के बारे में पढ़ना है। जड़त्व का नियम आप याद रखेंगे, एग्जाम में पूछ सकता है कि न्यूटन के जड़त्व का नियम क्या है, आप बस परिभाषा केवल दीजिए। अगर पूछता है कि द्वितीय नियम क्या है, तो ये बल का है। दिशा का नियम या क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्या है, बताइए आप। तो ये आपका न्यूटन साहब के तीन नियम हो गए। अब हमको करना क्या है बेटा कि इसी बल के बारे में पढ़ना है कि बल होता क्या है,
बल का मात्रक क्या है, इसकी बीमा क्या है, दिशा क्या है, यही सारी चीज़ें इसमें हम लोग करते हैं। क्लियर हुआ? कोई डाउट बेटा? अगर कोई डाउट हो तो आप बता दीजिए, एकदम क्लियर कट। नहीं? ठीक है भैया, आगे हम लोग चलते हैं अब अगले स्टेप पर। अगला स्टेप हमारा क्या है बेटा? अब हम बल से शुरू करेंगे। ये नियम तो इनका जो होना था हो गया, ये सिंपल चीज़ है, आप थोड़ा बहुत पढ़े भी हैं, इसलिए अब हम सीधे बल पर आते हैं बेटा कि बल क्या चीज़ है और उपयोग तो भैया हर जगह है। देखते हैं ना, जिसके पास बल है वो सब काम अगर आप ईमानदारी से आसानी से नहीं करें तो जबरी करा लेगा, हैं? कहो, ज़बरदस्ती कहेगा करिए, नहीं तो फिर देखा जाएगा। इसलिए अब यहाँ पर बात होगी बल की, जिसको आप क्या कहते हैं? फोर्स। ये कहते हैं बेटा, अगर हम परिभाषा की बात करें तो आप लिखते हैं बल वह बाह्य कारक है, बल वह बाह्य कारक है जो वस्तुओं में, ये वस्तुओं में सब कुछ आ जाएगा, जो वस्तुओं में गति उत्पन्न करता है या गति उत्पन्न करने का प्रयास करता है, प्रयास करता है, यही बल है बेटा। अब न्यूटन साहब के अनुसार जब हम जाएंगे तो कहते हैं किसी वस्तु पर लगने वाला बल वस्तु के द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है और वस्तु के त्वरण के या वस्तु में उत्पन्न त्वरण के अनुक्रमानुपाती होता है। इससे क्या स्पष्ट होता है? एफ इज प्रोपोर्शनल टू एम ए होगा या एफ इज इक्वल टू के एम ए होगा। जहाँ के एक नियतांक है, इसका मान 1 होता है बेटा। जहाँ के एक नियतांक है तथा के बराबर 1 होता है, इसलिए एफ बराबर एम ए। यही न्यूटन का नियम है। अब आप कहेंगे इसका मात्रक, इसका मात्रक क्या होता है बेटा? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा या न्यूटन। ये जो मात्रक है बेटा एमकेएस पद्धति में, किस में है? जो आप एसआई पद्धति पढ़े हैं या एमकेएस पद्धति पढ़े उसमें है। सीजीएस पद्धति में देखें, सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है? डाइन। इसका मात्रक डाइन होता है और एक डाइन बराबर कितना होता है? 10⁻⁻5 न्यूटन। सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक डाइन होता है बेटा और एक डाइन में 10⁻⁻5 न्यूटन होता है। बीमा वगैरह में ये निकालने के लिए बताया जाता है, तो यही आपका मान है बेटा। तो इसका मात्रक ये हो गया। आप लिखेंगे यह एक सदिश राशि है।
यह एक या बल एक सदिश राशि है, बल एक सदिश राशि है। आपने पढ़ा बेटा सदिश अदिश ये सब राशियां होती हैं, तो बल जो है सदिश राशि है। इसकी बीमा क्या होती है बेटा, mL_T-2। बीमी सूत्र पढ़े हैं ना, तो बल की बीमा ये होती है। तो यही आपका बल है। क्लियर हुआ कि बल किसे कहते हैं? बल वह बाह्य कारक है जो वस्तुओं में, यहां में लिखना बेटा, में गति उत्पन्न करता है या गति उत्पन्न करने का प्रयास करता है। यही बल है बेटा, उसी को हम लोग बल करते हैं। या कहीं कहीं आप लोग सुने होंगे बल वह धक्का या खिंचाव है जो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन लाता है या परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। किसी भी तरह से आप परिभाषित कर सकते हैं। तो यही बल का परिमाण है बेटा, और यही बल का मात्रक है, बीमा है, ये सदिश राशि है। ये सारी चीज़ें अब आप अपने दिमाग में याद रखेंगे कि होता क्या है। अब हम लोग चलते हैं कि बल कितने प्रकार का होता है। तो बेटा देखें, आप इसको आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा। अब अगले वीडियो में हम बताएंगे आपको कि बल कितने प्रकार का होता है, कैसे कैसे कार्य करता है और उसका प्रभाव क्या होता है। धन्यवाद।